चलिए हम ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका समझते हैं जिसमें थोड़ा बड़े अणु मिलते हैं हमें, जिसमें थोड़ा जटिल अणु मिलते हैं। जैसे हमारे पास ये रासायनिक समीकरण है, इसमें एथिलीन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है। यहाँ जी का मतलब ये गैसीय फॉर्म में है, मतलब एथिलीन एक गैस है और इसका ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में दहन होता है, इसलिए एक दहन अभिक्रिया है जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल का अणु बनता है। जल का अणु हमें लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव के रूप में मिलता है। हालांकि इस अभिक्रिया में कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम यह समझेंगे कि इस समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो इस तरह के समीकरणों को संतुलित करना हमें थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें अलग अलग अणु मिल रहे हैं उसमें एक से अधिक तत्वों के परमाणु हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। कार्बन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है जिसके साथ हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ये ऑक्सीजन हमें इस अणु में भी मिल रहा है। अब मान लीजिए कि हम पहले एथिलीन को संतुलित करते हैं, यहाँ कार्बन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बदलेगी। और यदि हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं तो फिर इससे यहाँ पर हमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को बदलना पड़ेगा। ऑक्सीजन को यदि हम यहाँ पर संतुलित करते हैं तो फिर हमें यहाँ फिर से कार्बन परमाणुओं की संख्या बदली हुई मिलेगी। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो इसे संतुलित करने का सरल तरीका क्या है? वो ये है कि हम ऐसे अणुओं को जिनमें केवल एक तत्व के परमाणु हैं उन्हें सबसे बाद में संतुलित करने के लिए छोड़ देते हैं, और जो ज़्यादा जटिल अणु हैं जिनमें सबसे अधिक तत्वों के परमाणु हैं उन्हें हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। अब यदि हम इस रासायनिक समीकरण को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन का अणु एक ऐसा अणु है जिसमें केवल ऑक्सीजन तत्व के परमाणु हैं, इसलिए इसे हम सबसे बाद में संतुलित करने के लिए छोड़ देंगे और बाकी अणुओं को पहले संतुलित कर लेंगे। उनमें जो परमाणु हैं उनको हम सबसे पहले संतुलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बन से, एथिलीन से। एथिलीन में हमें कार्बन के यहाँ पर 2 परमाणु मिलते हैं, ठीक है। और इधर यदि हम देखें तो हमें केवल इस अणु में कार्बन का परमाणु मिल रहा है जिसकी संख्या 1 है। तो हम यदि कार्बन को संतुलित करना चाहें तो हमें कार्बन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर इसके 2 परमाणु लेने होंगे। इससे ये कार्बन संतुलित हो जाता है। हालांकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बदल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन को हम सबसे बाद में संतुलित करेंगे, इसलिए अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कार्बन के परमाणुओं की संख्या संतुलित होने के बाद हम हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु हैं। तो हम हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 कर सकते हैं। यदि हम पानी के 2 अणु ले लें, जल के 2 अणु ले लें, तो प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे। कुल हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ पर हो जाते हैं। इधर पे भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो इस तरह से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी संतुलित हो जाती है। कार्बन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद अब हमारे पास केवल ऑक्सीजन का अणु बचा है जिसमें 2 परमाणु हैं। तो हम ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ यदि हम देखें तो 2 गुणा 2 यानी कि यहाँ पर कुल 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु हैं जिसमें कुल 4 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, और इसी तरह से जल के 2 अणु हैं जिनमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हमारे पास 2 गुणा 2 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। कुल हमारे पास 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इसलिए हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 परमाणुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 3 अणु ले सकते हैं। यदि हम 3 अणु ले लेते हैं तो प्रत्येक अणु में 2 परमाणु होंगे, और इस तरह से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को हमने संतुलित कर लिया है। एक बार जांच लेते हैं इसकी कि क्या संतुलन सही है या नहीं है। कार्बन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी कार्बन के 2 परमाणु हैं। कार्बन और कहीं नहीं है, मतलब कार्बन का संतुलन हो गया है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन केवल जल के अणु में है। 2 गुणा 2 यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। इसके बाद ऑक्सीजन के 3 अणु हैं जिनमें कुल 6 परमाणु हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु में 4
परमाणु और जल के 2 अणुओं में 2 परमाणु, 4 और 2 6 और 3 दूना 6। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों संतुलित हो गए हैं, जिससे यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया।